नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा उसमें ट्रायल बैलेंस भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से दी गई है और एडजस्टमेंट जो है वो भी अच्छे हैं, तो आप ये वीडियो जो है पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मितिक्षा कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट ऐसे साइड बाय साइड जो है दो कॉलम दी गई है। जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग साइड जो है हमको दी गई थी। इस ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड बाय साइड जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट मान लिया और क्रेडिट को डेबिट मान लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बाइफर्केशन करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जो है वो डेबिट बैलेंस होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। जनरली लायबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट रहती है, असेट्स डेबिट रहती है। इनकम जो है वो क्रेडिट होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। रिजर्व्स जो है वो सारे क्रेडिट होते हैं, कैपिटल्स जो है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये ट्रायल बैलेंस शीट इंटरप्रेट करनी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड एंड इट्स इन्वेस्टमेंट। अब जो फंड रहेगा वो क्रेडिट रहेगा, उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो डेबिट रहेगा, यानी कि वो असेट्स है इन्वेस्टमेंट। तो 50,000 जो डेबिट दिए गए हैं वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, और जो क्रेडिट दिया गया है वो डिबेंचर रिडम्पशन सिर्फ फंड है। ठीक है, 10% डिबेंचर है, उसकी क्रेडिट बैलेंस रहेगी 1,25,000। शेयर कैपिटल एंड कॉल सिनेरियर, यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगी 7,50,000 और कॉल सिनेरियर जो 25,000 है वो रहेंगे। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट रहेगा, जनरल रिजर्व भी क्रेडिट है। और ये सारी चीज़ें कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस की नोट में आएगी। शेयर कैपिटल और कॉल सिनेरियर जो ऊपर दिए गए थे उसमें शेयर कैपिटल्स में से हम कॉल सिनेरियर माइनस करेंगे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की भी नोट्स जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर देख लेते हैं जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व सरप्लस में आएगा, शेयर प्रीमियम भी रिजर्व सरप्लस में। प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, अब जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एक्सपेंस है हमारे लिए, सो वो डेबिट रहेगा 6,250 और वो जो है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड जो है, ठीक है, वो क्रेडिट रहेगा 32,500। और ये प्रोविडेंट फंड है वो जो हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ओके, उसमें आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर रहेंगे असेट्स से हमारी डेबिट रहेंगे, क्रेडिटर्स जो है क्रेडिट रहेंगे। डेटर्स जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएंगे, क्रेडिटर्स जो है वो ट्रेड पेबल्स में आ जाएंगे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस उसकी दी गई है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो हम राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने कहा था अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता कि राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तभी भी आपको वो राइट ऑफ करने ही है अपने आप से, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। तो वहाँ पे आपको देखना है। उसके साथ एक चीज़ मुझे और जो यहाँ पे जो पता चली वो भी मैं आपको उसके साथ बता दूं कि आपको डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो भी उसके साथ देखना है। ट्रायल बैलेंस देखे, अगर डिबेंचर दिया गया है तो डिबेंचर के साथ आपको ये भी एक माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इंटरेस्ट दिया गया है डिबेंचर का कि नहीं। अगर नहीं दिया गया तो आपको वो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर यानी कि अभी पे करना बाकी है, पे नहीं किया, ऐसा समझकर उसकी 2 इफेक्ट देनी पड़ेगी, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10% डिबेंचर्स है सेकेंड एंट्री में 1,25,000, तो 1,25,000 के 10% कितने होंगे 12,500। आपको पूरे बैलेंस शीट में देखना है कि डिबेंचर इंटरेस्ट कहीं पे भी दिया गया है कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया, आगे भी हम देखते हैं। अगर नहीं दिया गया तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसकी एक इफेक्ट जो पीएनएल अकाउंट में फिनेंस कॉस्ट लिखते हैं उसमें आएगी। सेकेंड इफेक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट में अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट सारे जो है वो आपको प्रॉपर्ली याद रखने हैं। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वहाँ पे एडजस्टमेंट ना दिया गया हो फिर भी हम राइट ऑफ करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लिखेंगे
वहाँ पे हम उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट है जो कि है 4,14,250 का, जो असेट्स में आ जाएगा, नॉन करंट असेट्स में। फर्नीचर भी है वो नॉन करंट, और स्पेसिफिकली आप कहें तो वो जो फिक्स्ड और टेंजिबल असेट्स है उसमें आएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी उसमें आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग भी। उसके बाद परचेस एंड सेल्स P&L अकाउंट में आएगा। परचेस डेबिट रहेगा 2,67,000, सेल्स क्रेडिट रहेगा 6,50,000। ओपनिंग स्टॉक जो है वो चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करने में उसकी इफेक्ट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/2019 ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस में उसको लिखेंगे। जो रिजर्व एंड सरप्लस की नोट प्रिपेयर करेंगे उसमें लिखेंगे गुडविल टेंजिबल असेट्स, गुडविल जो है वो हम इंटेंजिबल असेट्स में लिखेंगे। सैलरीज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट में लिखेंगे वहाँ पे आएगी उसकी इफेक्ट। रेंट रेट एंड टैक्सेस ये सारी चीज़ें अदर एक्सपेंसेस में आएगी। ओके, रेंट एंड टैक्सेस का जो एलिमेंट है और उसकी जो 50,000 की एंट्री है वो अदर एक्सपेंसेस में हम करेंगे। डायरेक्टर्स फी भी अदर एक्सपेंसेस में आएगी। बैड डेट रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है वो आपके पास फंड है, क्रेडिट बैलेंस 7,500, इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर एडजस्टमेंट में कहीं पे भी बैड डेट और बैड डेट रिजर्व दिया जाता है एडजस्टमेंट में। सो उसकी आप P&L अकाउंट्स में इफेक्ट दोगे कि इस साल का बैड डेट इतना हुआ, इस एक्सपेंस इतना हुआ, तो वो इफेक्ट देने से पहले इतना बैड डेट रिजर्व आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास जो है वो रिजर्व बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये इतना बेनिफिट होगा। उसके अलावा यानी कि 7,500 से ज़्यादा अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट हम करते हैं तो एक्स्ट्रा जितना रहेगा वही P&L अकाउंट में उसकी इफेक्ट आएगी। डेटर्स में से दूसरी इफेक्ट जो एडजस्टमेंट में रहेगा उसकी दूसरी इफेक्ट डेटर्स में देंगे, वो पूरी अमाउंट से देंगे। P&L अकाउंट में ये 7,500 जो अमाउंट है वो माइनस करके देंगे, यानी कि इसकी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में बैड डेट रिजर्व जो दिया गया है उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? अदर एक्सपेंसेस में जब हम बैड डेट रिजर्व लिखेंगे P&L अकाउंट में, वो कैलकुलेशन में इसकी एक इफेक्ट हम दे देंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है तो इसकी एक ही इफेक्ट आएगी। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। एडवांस इनकम टैक्स पेड जो है वो आपका जो करंट असेट्स है उसमें अदर करंट असेट्स में आ जाएगी, क्योंकि ये एडवांस में आपने पे किया है। कैश और वो एडवांस है तो उसका हेडिंग भी रहेगा लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस का जो हेडिंग रहेगा बैलेंस शीट में उसमें ये एडवांस इनकम टैक्स आएगा। फिर कैश बैंक एंड बैंक लोन, ओके, कैश बैंक जो आपकी कैश बैलेंस है वो, और बैंक लोन, ये दोनों चीज़ें दी गई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी असेट रहेगी, कैश रहेगा वो डेबिट होगा, यानी कि 27,000 आपका कैश एंड बैंक है, और बैंक लोन जो है वो 63,500 का है। सो कैश एंड बैंक आ जाएगा करंट असेट्स में, और बैंक लोन जो है वो आ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। फिर पोस्टेज टेलीग्राम अदर एक्सपेंसेस में आएंगे P&L अकाउंट में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो P&L अकाउंट में लिखेंगे अदर रेवेन्यू के बेस पे, और अदर रेवेन्यू के रूप में हम उसमें लिखेंगे। टोटल ट्रायल बैलेंस का हो जाएगा 22,50,000। चलिए उसके बाद देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Prepare final accounts in vertical form from the following information. First is the authorized capital of the company amounts to 25 lakhs of rupees 10 each. Authorized capital की एज सच कोई इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसको हम कोई टोटल में कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल की नोट्स जो रहेगी उसमें उसको लिखेंगे। सेकेंड इज ट्रांसफर रुपीज़ 62,500 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे उसके दो इफेक्ट आएगी, जनरल रिजर्व में प्लस होंगे और P&L अकाउंट्स में से माइनस होंगे। जो P&L अकाउंट्स के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व एंड सरप्लस की जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें से P&L अकाउंट की बैलेंस में से ये जो 62,500 है वो माइनस होंगे। थर्ड, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर ₹35,000, इसके दो इफेक्ट आएगी। P&L अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स जो माइनस करेंगे। दूसरी इफेक्ट इसकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 2,50,000। चेंज इन स्टॉक जो P&L अकाउंट में फाइंड आउट करेंगे उसमें एक ये इफेक्ट आएगी। सेकंड इफेक्ट इसकी इन्वेंटरीज जो बैलेंस शीट में लिखेंगे वहाँ पे आएगी। फिफ्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। जैसे कि हमको ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट रिजर्व दिया गया है, सो वो जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट रिजर्व उसकी एक ही इफेक्ट आएगी ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट की, जिसको हम सिर्फ P&L अकाउंट में कैलकुलेशन के समय यूज़ करेंगे। और ये बैड डेट है उसकी दो इफेक्ट आएगी, ये डेटर्स में से भी माइनस होगा ये जो 5% है, और
दूसरी इफेक्ट पी एन एल अकाउंट्स में जब उसकी अदर एक्सपेंसेस में एंट्री करेंगे तब वहाँ पे भी आएगी। ट्रायल बैलेंस की सिर्फ अदर एक्सपेंस में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आएगी। सिक्स्थ इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में एक इफेक्ट, दूसरी इफेक्ट उसकी आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि ये पे करना अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज जो है आउटस्टैंडिंग, एक इफेक्ट उसकी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में ऐड होंगे और दूसरी इफेक्ट जो है वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगी। और रेंट एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस में जब हम रेंट एंड टैक्सेस लिखेंगे वहाँ पे इसको प्लस करेंगे, दूसरी इफेक्ट जो है वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में दे देंगे। उसके बाद सेवन्थ एडजस्टमेंट, प्रीपेड रेंट अमाउंटेड टू 12,500। प्रीपेड है हमारे लिए असेट्स है, सो प्रीपेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो उसके एक्सपेंसेस की अमाउंट्स में से इतनी माइनस करोगे। सो अदर एक्सपेंस में जब हम रेंट लिखेंगे तब उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, एक इफेक्ट हो गई। दूसरी इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में हम लोन्स एंड एडवांसेस में लिखेंगे असेट साइड। एट्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितने परसेंट है 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% एंड फर्नीचर पे 12%। एक तो रिस्पेक्टिव असेट्स में से ये माइनस होगा और दूसरा पीएनएल अकाउंट में डेप्रिशिएशन में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 12%। देन आफ्टर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड 10% डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल, जितनी शेयर कैपिटल है उस पर 10% हम डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है। सो ये डिविडेंड की इफेक्ट भी आएगी। एक तो ये डिविडेंड जो है वो हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे जब रिजर्व एंड सरप्लस की नोट प्रिपेयर करेंगे तब। सेकंड इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी। देन आफ्टर 10th एडजस्टमेंट, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस में जितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो हमको राइट ऑफ करने हैं। इसके पहले के सम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें भी मैंने कहा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट दिया हो या ना दिया हो, आपको ट्रायल बैलेंस में अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए जाते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसको राइट ऑफ करने ही है। यानी कि जब आप रिजर्व सरप्लस की नोट प्रिपेयर करो, पीएनएल अकाउंट की बैलेंस जब आप उसमें लिखो तब डिडक्शन के कॉलम में आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखने हैं जो कि हम वहाँ पे राइट ऑफ करते हैं। सॉल्यूशन देखें, बैलेंस शीट ऑफ मितिक्षा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020, उसमें फर्स्ट आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसमें सब पॉइंट 1 रहेगा शेयर होल्डर्स फंड और उसमें ए पॉइंट रहेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 जो है वो देख लेते हैं। नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल 2,50,000 जो कि हमके एग्जिस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है। 25 लाख रुपीज़ कैपिटल है, 10 रुपीज़ ईच, यानी कि शेयर कितने हुए 2,50,000। सो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल अमाउंट हो जाएगी 25 लाख। ये 25 लाख आप कहीं पे भी टोटल में इंक्लूड नहीं करोगे। सेकंड, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 की ट्रायल बैलेंस में दी गई है, उसके सामने डेबिट साइड यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है डेबिट और क्रेडिट की वो साइड बाय साइड ही दी गई है। सो कॉल्स इन एरियाज जो है वो 25,000 के डेबिट दिए गए हैं। बैलेंस जो कॉल्स इन एरियाज की डेबिट रहती है वो यहाँ से हम माइनस करेंगे, यानी कि इतना रुपीस हमको इतने जो मनी है कॉल्स हमने किया था लेकिन मिला नहीं है। सो 25,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 7,25,000 आएंगे। एक याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप जो डिविडेंड कैलकुलेट करोगे 10%, वो आप 7,25,000 पे नहीं करोगे, यानी कि कॉल्स एंड एरियर्स माइनस करके आप उस पर डिविडेंड परसेंटेज अप्लाई नहीं करोगे। डिविडेंड के परसेंटेज जो है वो अभी जो मेन कैपिटल है 7,50,000 बिफोर कॉल्स एंड एरियल वाली, उस पर आप जो है डिविडेंड के परसेंटेज अप्लाई करोगे और डिविडेंड फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी और डिविडेंड के परसेंटेज 7,25,000 पे अप्लाई किया तो डिविडेंड की जो अमाउंट है वो गलत आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, जो डिबेंचर्स दिए हैं ट्रायल बैलेंस में उस पर भी हिडन एडजस्टमेंट, यानी कि डिबेंचर का इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं दिया गया है तो वो भी हमको हमारे तरीके से पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए, वो जो जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे उसमें डिबेंचर्स की ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन भी करेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ इक्विटी शेयर देख लेते हैं। कॉल्स एंड एरियर्स माइनस करके 7,25,000 आएंगे और टोटल भी 7,25,000 ही रहेंगे, ठीक है। उसमें कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दी गई है। देख लेते हैं बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 और अमाउंट आ जाएगी 7,25,000। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस की नोट जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट आ जाएगा उसमें जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दी गई है 2,25,000, एडिशन होगा 62,500 क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा गया है ट्रांसफर 62,500 टू जनरल रिजर्व फ्रॉम पीएनएल अकाउंट और फ्रॉम द प्रॉफिट।
अब जहाँ पे अमाउंट दी गई होती है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर अगर लेकिन आपको परसेंटेज दिए जाते हैं कि प्रॉफिट के 5% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो, तो अभी आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। जब आप पी एन एल अकाउंट क्लोज करोगे, उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट दी गई है तो आप अभी ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 62,500 आ जाएंगे और टोटल हो जाएगा, डिडक्शन कुछ भी नहीं है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2,87,500। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम्स दिया गया है जिसकी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दी गई थी 52,500। एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस भी 62,500 आ जाएगा, सॉरी 52,500 आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 1,37,500, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग भी 1,37,500। फिर डिवेंचर रिडेम्पशन फंड जो है वो भी यहाँ पे आएगा 50,000, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है इसलिए क्लोजिंग भी 50,000 आएगा। उसके बाद उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दी गई है 13,750, ये ट्रायल बैलेंस में दी गई है। उसके बाद एडिशन की बैलेंस आपको अभी नहीं मिलेगी, 1,70,900 आपको अभी ये अमाउंट नहीं मिलेगी। आप पी.एन.एल अकाउंट क्लोज करोगे, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मिलेगा, क्योंकि इसमें टैक्स भी हमको पे करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहेगा ये आपकी एडिशन की अमाउंट रहेगी, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगी। फिर डिडक्शन में आ जाते हैं, उसमें आपको एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ करने थे, एडजस्टमेंट में कहा गया था। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो है उसकी एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी 15,000, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने की कोई दूसरी जो इफेक्ट है वो नहीं आएगी। उसका एक मतलब ये होगा कि अब आप ये 15,000 बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से हम रिमूव कर देंगे और उसकी एक इफेक्ट जो है 15,000 की प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की वो यहाँ पे आ जाएगी। देन आफ्टर जनरल रिजर्व जो है, एक तो एडिशन में लिखा है तो एक इफेक्ट यहाँ पे हो गई, और डिडक्शन में भी यहाँ पे लिखेंगे 62,500 पी.एन.एल अकाउंट में। और उसके बाद जो डिविडेंड पे करेंगे, मैंने कहा था 7,50,000 जो बिफोर कॉल सिनेरियो वाली कैपिटल है उसमें आपको परसेंटेज अप्लाई करने हैं डिविडेंड के। 10% थे, सो 7,50,000 के 10% 75,000। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है अभी आप एज इट इज़ रखोगे। आप जब भी आपको एडिशन की वैल्यू मिलेगी पी.एन.एल अकाउंट में, फिर आप जो है वो टोटल कर पाओगे फाइनली। तो इस नोट को अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, एज इट इज़ टोटल नहीं करते हैं। ठीक है, एडिशन प्रॉफिट एंड लॉस में एडिशन की कॉलम में जो 1,70,900 है वो अभी बाकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम टोटल नहीं करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बैलेंस शीट में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद सेकंड मेन पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए थर्ड नोट हमने प्रिपेयर की है, वो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें 10% डिबेंचर्स है वो आएंगे 1,25,000। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी याद रखना है कि 10% के डिबेंचर है, अमाउंट है कैपिटल की 1,25,000, सॉरी डिबेंचर्स की अमाउंट है 1,25,000। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,500। ठीक है, वो आपका फिनेंस कॉस्ट कहलाएगा जो पी.एन.एल अकाउंट्स में आएगा, और अदर जो अभी हमको जो पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, तो इसके लिए वो आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ में भी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के रूप में उसकी दो इफेक्ट ऐसे रहेगी। सो अभी हम डिबेंचर सिर्फ लिखते हैं। 10% डिबेंचर्स 1,25,000, पब्लिक डिपॉजिट दी गई है 36,500 और बैंक लोन्स दी गई है 63,500। तीनों का टोटल करेंगे तो 2,25,000 मिल जाएगा, जो कि हम बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 और अमाउंट 2,25,000। थर्ड मेन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट आएगा ट्रेड पेबल्स, जिसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 82,500। उसके बाद बी पॉइंट आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, जिसके लिए हमने नोट नंबर 4 जो है वो प्रिपेयर की है। अदर करंट लायबिलिटीज जो है इसके लिए ये देख लेते हैं नोट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जैसे कि मैंने कहा था वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे 12,500। उसके बाद जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन एक्सपेंस 6,250, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 3,750। इन चारों चीज़ों का हम टोटल करेंगे सो 30,000 मिल जाएंगे। ये 30,000 रुपीज़ जो है वो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे 30,000। देन आफ्टर सी पॉइंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन किसके लिए होगा, डिविडेंड और करंट ईयर का जो आप टैक्स पे करोगे उसके लिए प्रोविजन जो है हम करेंगे। फिफ्थ नोट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड उसमें रहेगा 7,50,000 की कैपिटल है, उसका 10% 75,000 जो है डिविडेंड हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, सो वो भी यहाँ पे आएगा 32,500। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
टैक्सेशन का प्रोविज़न जो है वो परसेंटेज में दिया गया 35,000। जो अमाउंट आपको मिली है वो मैं यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट जो है उसमें दिखाऊंगा। आप एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें, उसमें कहा गया है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर ₹35,000। यह 35,000 का जो प्रोविजन है वो आपके लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट 35,000 टोटल करेंगे, सो 1,42,500 मिल जाएंगे। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो हम प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आउट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड इफेक्ट जो टैक्स की रहेगी वो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में रहेगी। देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 5 अमाउंट आ जाएगी 1,42,500। अभी हम ये इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल नहीं करेंगे, असेट साइड आ जाते हैं हम। असेट्स वाला पार्ट्स जो है उसमें फर्स्ट आएगा नॉन करंट असेट्स, और उसमें सब पॉइंट ए रहेगा फिक्स्ड असेट्स, और उसमें भी सब पॉइंट रहेगा टेंजिबल असेट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों है। टेंजिबल असेट्स के लिए नोट नंबर 6 जो है देख लेते हैं, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो हमको माइनस करना है। सो फर्स्ट आइटम्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस 4,25,000, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग भी 4,25,000 हो जाएगी। डेप्रिसिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 12%, बट लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं दिया गया है, इसलिए वहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। नेट ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी 4,25,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2,87,500, कुछ भी नहीं है, एडिशन डिडक्शन, क्लोजिंग भी 2,87,500 हो जाएगी। डेप्रिसिएशन 10%, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 28,750, और वो माइनस करेंगे सो नेट ब्लॉक की वैल्यू रहेगी 2,58,750। फिर फर्नीचर पे देखें तो 80,000 ओपनिंग है, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए क्लोजिंग भी 80,000 आ जाएगी। 12% करोगे आप 80,000 के, सो 9,600 डेप्रिसिएशन, वो माइनस करके अमाउंट मिल जाएगी 70,400। फिर आप नेट ब्लॉक की जो वैल्यू है और रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको कह सकते हो, वो कॉलम का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगी 7,54,150 की टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। या टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स जो है वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे नोट नंबर 6 करके 7,54,150। उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स में एक ही चीज़ दी गई है, गुडविल, सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है उसके लिए नोट नंबर 7 जो है वो हम देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 4,14,250 के जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, उसके साथ साथ डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट दिया गया है 50,000 का। ये दोनों चीज़ें प्लस करेंगे सो 4,64,250 की जो है हमको इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4,64,250। उसके बाद करंट असेट्स है जिसमें इन्वेंटरीज है, सो इन्वेंटरीज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जितनी क्लोजिंग बैलेंस की क्लोजिंग स्टॉक की जितनी अमाउंट है वो 2,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक की एक इफेक्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट में चेंजिंग स्टॉक में भी आएगी। फिर सेकेंड देख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स है, डेटर्स में से हमको जो है 5% बैड डे रिजर्व रखना है, एडजस्टमेंट में कहा गया है इसलिए। सो 1,65,000 के 5% करोगे आप, सो 8,250 मिल जाएंगे। 8,250 माइनस करके वैल्यू कितनी रहेगी 1,56,750। चाहो तो अगर आप इसके लिए नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो 8,250 है वो पीएनएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस में भी आएगा, उसकी सेकंड इफेक्ट वो भी हम देखेंगे। उसके बाद दिया गया है कैश एंड इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए थे अमाउंट 27,000, और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने एडवांस में रेंट पे किया है उसकी अमाउंट भी यहाँ पे आएगी। तो जो नोट नंबर 8 है वो देख लेते हैं, उसमें आई थिंक जो टैक्स है वो भी इंक्लूड किया गया है जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। सो दो चीज़ें वहाँ पे आएगी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट एडजस्टमेंट में दिया गया है इसलिए एक इफेक्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमने यहाँ पे दे दी, और सेकंड इफेक्ट जो है वो अदर एक्सपेंस हम पीएनएल अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे तब उसमें इसकी सेकंड इफेक्ट देंगे प्रीपेड रेंट की, ठीक। और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, इसके लिए एक इफेक्ट जो है यहाँ पे ही आएगी 70,000 की। दोनों का टोटल करोगे तो 82,500 जो है वो मिल जाएंगे। 82,500 जो है वो आप बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखोगे लास्ट डी में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड
एडवांसेस में, ठीक है, 82,500। अभी हम बैलेंस शीट का टोटल नहीं करेंगे, एज इट इज़ उसको रखेंगे। P&L अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मितिक्षा कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, जिसमें फर्स्ट जो एंट्री आएगी वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, जो कि है 6,50,000, और अदर इनकम्स में हम जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 23,750 का वो लिखेंगे। सो ऐसे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी 6,73,750। उसके बाद फोर्थ जो है वो एक्सपेंसेस के लिए, उसमें फर्स्ट रहेगा परचेज 2,67,000, और चेंज इन स्टॉक उसकी फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक 82,500 ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, उसकी एक इफेक्ट हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 एक इफेक्ट यहाँ पे हमने दी 2,50,000 की, और दूसरी इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज में लिखी थी। सो 82,500 माइनस 2,50,000, आपको माइनस में अमाउंट मिलेगी 1,67,500, ठीक है। जब आप एक्सपेंस का टोटल करोगे तो ये माइनस अमाउंट है वो टोटल एक्सपेंसेस में से आप माइनस करोगे, यानी कि उतने एक्सपेंसेस जो है वो आपको कम होंगे। देन आफ्टर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, उसके लिए 9th एडजस्टमेंट देख लेते हैं, सॉरी 9th जो नोट है वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज जो है वो दी गई है 1,42,500 की, उस पर आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट दिया गया था 7,500, वो हम प्लस करेंगे। आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए है, सो 6,250 वो रहेगा। टोटल करेंगे सो 1,56,250। 156,250 जो है वो हम P&L अकाउंट में एंट्री उसकी देंगी 1,56,250। फिर फिनेंस कॉस्ट में जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है वो आएगा 12,500। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट की सेकेंड जो इफेक्ट है वो हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटीज जो है उसमें दे दी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 10th नोट, डेप्रिसिएशन के लिए आप टेंजिबल असेट्स की जो नोट्स है उसका रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो जो डेप्रिसिएशन की कॉलम है उसमें दो डेप्रिसिएशन आपके पास है, प्लांट एंड मशीनरी पे 28,750 और फर्नीचर पे 9,600। यही रेफरेंस लेके आप 10th जो नोट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स ये प्रिपेयर कर सकते हो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 28,750 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 9,600, ये दोनों का अगर आप टोटल करोगे सो 38,350 मिल जाएंगे। यही आप जो है वो P&L अकाउंट में मेंशन करोगे 38,350। उसके बाद F पॉइंट आ जाता है अदर एक्सपेंसेस के लिए, जिसके लिए नोट नंबर 11 जो है वो हम देखेंगे। नोट नंबर 11 उसमें फर्स्ट लिखेंगे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 88,000 और आउटस्टैंडिंग जितने प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो ऐड करेंगे 6,250, तो टोटल हमको मिल जाएंगे 94,250। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है 50,000 के, उसमें दो इफेक्ट आएगी, एक तो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होंगे और जो प्रीपेड है वो माइनस होंगे। सो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 3,750 वो प्लस होंगे, माइनस जो एडवांस में हमने पे किए हैं रेंट और प्रीपेड जो है वो 12,500 वो माइनस होंगे। सो इस तरीके से प्लस और माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट मिल जाएगी 41,250। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स 16,250 एज इट इज लिख देंगे। डायरेक्टर्स फी 8,750 और बेड डेट रिजर्व, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैंने इन ब्रैकेट भी लिखा है कि कौन सी बेड डेट किसके लिए है। सो 8,250 जो एडजस्टमेंट की बेड डेट थी उसमें से आप 7,500 जो ट्रायल बैलेंस की बेड डेट है, मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस की जो बेड डेट रिजर्व है, बेड डेट नहीं बट बेड डेट रिजर्व जो है ट्रायल बैलेंस की, वो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो बेड डेट को उतना कम करने के लिए, ठीक है। बेड डेट रिजर्व जो है उसको भी आप कम कर सकते हो जो करंट ईयर की या करंट ईयर में आपको एडजस्टमेंट दिया गया उसमें से। सो यहाँ पे जो 8,250 इस एडजस्टमेंट की बेड डेट है करंट ईयर की, उसमें से आप जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट रिजर्व दी गई है, ओके, एडजस्टमेंट में आपको बेड डेट रिजर्व दी गई है वो कैलकुलेट हमने की तो अमाउंट कितनी आ गई थी 8,250। उसमें से ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट रिजर्व दी गई है 7,500 वो आप माइनस करोगे क्योंकि वो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। सो माइनस करके आपको अमाउंट मिल जाएगी 750, ठीक। सो ऐसे एडजस्टमेंट में जो बेड डेट रिजर्व था उसकी दो इफेक्ट हो गई, एक तो हमने डेटर्स में से माइनस किया और दूसरी यहाँ पे आ गई। ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट रिजर्व था उसकी भी एक इफेक्ट हमने यहाँ पे दे दी उसमें से माइनस करके, ठीक है। तो इन दोनों की जो इफेक्ट है ऐसे हम देंगे
और 750 आउटर कॉलम में आ जाएगी। फिर आप अदर एक्सपेंसेस का टोटल करोगे सो 1,61,250 जो है आपको अमाउंट मिल जाएगी। ये जो अमाउंट है आप P&L अकाउंट में लिखोगे 1,61,250। फिर आप रेवेन्यू का टोटल हमने जो किया था वो था 6,73,750 और एक्सपेंस जो है वो 4,67,850। इस तरीके से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे सो 2,05,900 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उसमें से टैक्स जो है 35,000 वो हमको माइनस करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये माइनस करके आपको अमाउंट मिल जाएगी 1,70,900 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आप रिजर्व एंड सरप्लस जो नोट प्रिपेयर की थी हमने उसमें ट्रांसफ़र करोगे एडिशन की कॉलम में 1,70,900 1,70,900 जो कि हमने प्रॉफिट पे यहाँ पे लिखे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही जो फिगर है आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। अब जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस में एडिशन जो है वो प्लस करोगे और डिडक्शन की जो अमाउंट है वो माइनस करोगे। सो आउटर कॉलम क्लोजिंग बैलेंस में आपको मिल जाएगी 32,150। फिर आप क्लोजिंग बैलेंस जितनी भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आप प्लस करोगे। सो आपको टोटल मिल जाएगा 5,59,650। 5,59,650 रिजर्व एंड सरप्लस आप बैलेंस शीट में लिखोगे। सेकेंड जो बी पॉइंट हमने किया था रिजर्व एंड सरप्लस उसमें नोट नंबर 2 अमाउंट आ जाएगी 5,59,650। अब आप जो है ये इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल करोगे 17,64,650 और असेट्स का टोटल करोगे 17,64,650। सो इस तरीके से आप जो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट और क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। सो आप अगर ये पूरा वीडियो देखा होगा तो पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्यूशन और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उस पर वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।